नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जी के सर 42 में। यहाँ हम पढ़ाई को आसान, रोचक और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। देखिए, इतिहास की किताबें तो हमें राजाओं और उनकी बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बारे में बताती है ना। पर क्या हो अगर एक पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला किसी महल में नहीं बल्कि एक छोटी सी भूले बिसरी झोपड़ी में हुआ हो। जी हाँ, आज हम जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही कमाल की कहानी ममता में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे दया और कर्तव्य की एक छोटी सी कहानी इतिहास का रुख मोड़ सकती है। अब इतनी गहरी और असरदार कहानी जाहिर है कोई महान लेखक ही लिख सकता है, और जयशंकर प्रसाद वो तो हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही शिखर थे। उनकी महानता का अंदाजा इन शब्दों से लगाया जा सकता है जो एक और बहुत बड़ी साहित्यकार महादेवी वर्मा ने उनके बारे में कहे हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस कहानी के रचनाकार पर, हिंदी साहित्य के एक सच्चे दिग्गज। तो यह है जयशंकर प्रसाद। वाराणसी में जन्मे एक कमाल के एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। और सोचिए, सिर्फ 48 साल की उम्र में ही वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने साहित्य की एक ऐसी विरासत खड़ी कर दी जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है। ऐसा कोई जॉनर नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो। वो छायावादी आंदोलन के एक लीडिंग कवि तो थे ही, बल्कि उन्होंने स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे 13 ऐतिहासिक नाटक लिखे, 3 बड़े उपन्यास लिखे और हाँ, ममता जैसी कहानियों के 5 कलेक्शन भी छापे। उनकी राइटिंग में एक अलग ही स्टाइल था और इंसानी जज्बातों की इतनी गहरी समझ थी कि उन्होंने हिंदी साहित्य को सचमुच हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो लेखक के बारे में तो हमने जान लिया, अब चलते हैं कहानी की दुनिया में। प्रसाद जी ने ममता की कहानी को इतिहास के एक ऐसे दौर में रखा है जब एक पूरा साम्राज्य उथल-पुथल में था। तो बात है 16वीं सदी की शुरुआत की। हिंदुस्तान की गद्दी के लिए एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ थे मुगल सम्राट हुमायूं, जो अपने पिता बाबर के बनाए साम्राज्य को बचाने में लगे थे, और दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अफगान चैलेंजर शेरशाह सूरी, जो किसी भी कीमत पर दिल्ली पर दोबारा अफगान परचम लहराना चाहता था। और इन दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। 1538 में चुनार के किले पर टकराव हुआ, फिर आया 1539 चौसा की लड़ाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। शेरशाह की सेना ने मुगलों को बुरी तरह हराया और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई के बाद तो हुमायूं की किस्मत पूरी तरह पलट गई। उसे अगले 15 सालों के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, हिंदुस्तान का सम्राट अब एक भगोड़ा था। और हमारी कहानी ठीक इसी पल से शुरू होती है। हार और हताशा के इसी अंधेरे में एक हारा हुआ बादशाह एक अकेली औरत की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। तो चलिए, अब कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं इसकी नायिका ममता से। काशी में एक पुराने मठ के खंडहरों के पास एक झोपड़ी है। यहीं रहती है ममता, एक मंत्री की बेटी जो अब विधवा है। उसके पिता को हमलावर पठान सैनिकों ने मार दिया था और अब वो दुनिया से दूर अपनी प्रार्थनाओं और यादों के साथ अकेली जिंदगी गुजार रही है। एक रात अचानक उसकी ये शांति भंग हो जाती है। दरवाजे पर एक आवाज आती है, माता, मुझे आश्रय चाहिए। बाहर एक थका हारा बुरी तरह घायल सैनिक खड़ा है। साफ लग रहा है कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ममता उसे देखती है, पर उसे उसमें कोई राजा या कोई लाचार इंसान नहीं दिखता। उसे वो एक मुगल दिखता है, उन्हीं हमलावरों में से एक जिनकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। और बस उसे देखकर ममता का दिल नफरत और घृणा से भर जाता है और वो साफ साफ कह देती है, जाओ कहीं और जगह ढूंढो, मेरी झोपड़ी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए वो सिर्फ एक दुश्मन है जो किसी भी तरह की हमदर्दी के लायक नहीं है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ममता की नैतिक दुविधा। वो क्या चुनेगी, अपना दर्द या अपना धर्म? देखिए, ममता एक ब्राह्मणी है और उसके संस्कारों में एक बात बहुत गहरी है, अतिथि देवो भव। जो मेहमान दरवाजे पर आया है वो भगवान के बराबर है। उसकी रक्षा करना, उसे आश्रय देना, ये एक पवित्र कर्तव्य है। तो अब उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है उसका गम, उन मुगलों के लिए नफरत जिन्होंने उसके पिता को मारा था। उसे डर भी है कि कहीं ये सैनिक कोई धोखेबाज तो नहीं। और दूसरी तरफ है उसका धर्म, उसका कर्तव्य। वो सोचती है कि ये किसी दुश्मन पर दया करने की बात नहीं है, ये तो अपने खुद के उसूलों पर टिके रहने की बात है। और आखिरकार वो एक फैसला लेती है। वो कहती है, मैं ब्राह्मणी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मैं तुम्हें आश्रय दूंगी,
वो अपने दर्द पर, अपनी नफरत पर अपने कर्तव्य को चुनती है और उस अजनबी को रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में पनाह में देती है। दया का ये एक छोटा सा काम, इसकी गूंज दशकों तक सुनाई देने वाली थी। ये कहानी अब एक विरासत की शक्ल लेने वाली थी। अगली सुबह होती है। वो सैनिक, जो असल में कोई और नहीं बल्कि बादशाह हुमायूं था, वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि एक दिन इस औरत के लिए यहाँ एक घर बनवाया जाए जिसने उसकी जान बचाई थी। अब सोचिए, कई दशक गुजर जाते हैं। ममता अब 70 साल की हो चुकी है। अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसे बाहर से घुड़सवारों के आने की आवाज़ आती है। ये बादशाह अकबर के सिपाही थे। हुमायूं तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता के उस पुराने वादे को पूरा करने के लिए इन लोगों को भेजा था। और फिर उस साधारण सी झोपड़ी को हटाकर अकबर वहाँ एक शानदार आसमान को छूता हुआ अष्टाकोणीय एक स्मारक बनवाता है। ये उस जगह की निशानी थी जहाँ उसके पिता को एक रात के लिए पनाह मिली थी। सब कुछ ठीक लगता है ना? एक वादा जो पूरा हुआ, लेकिन कहानी का असली और सबसे मार्मिक मोड़ उस स्मारक पर लगे पत्थर शिलालेख पर लिखा है। उस पर लिखा था, सम्राट हुमायूं ने यहाँ एक रात विश्राम किया था, लेकिन उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इसकी विरासत सच में बची रहती है उस सम्राट के आलीशान स्मारक की जिस पर बड़े बड़े नाम लिखे हैं, या फिर ममता के उस एक निस्वार्थ काम की जिसका उस पत्थर पर कोई जिक्र तक नहीं।